इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। दिलीप जायसवाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला किया। नेहरू परिवार पर भी दिलीप जायसवाल की तरफ से तीखा हमला किया जाता है। ये सभी लोग नमक हराम है, ये कहा दिलीप जायसवाल ने। देश का खाते हैं, दूसरे का गुण गाते हैं। ऐसे लोगों को देश बेनकाब करेगा, ऐसे लोगों को देश से बाहर करेगी जनता। तो नेहरू परिवार पर तीखा हमला करते हुए दिलीप जायसवाल और सभी को जनता जो है वो सबक सिखाएगी। ऐसे लोगों को देश से बाहर करेगी जनता। लग गई थी तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं को तो यहाँ की जनता पहचान करेगी और उसको जो है देश से बहिष्कृत करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी खोखले। वही मतलब ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। तो दिलीप जायसवाल की तरफ से तीखा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेहरू परिवार ने देश के लिए कुछ किया नहीं, और ये देश के नागरिक जरूर हैं लेकिन गुणगान दूसरों का करते हैं, और ऐसे में इसका जवाब जो है वो जनता की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे लोगों को देश से जनता ही बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऐसे लोगों को देश बेनकाब करके रहेगा। वहीं दिलीप जायसवाल के इस बयान पर देखिए, सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चुकी है। तो दिलीप जायसवाल ने जैसे ही ये बयान दिया, नेहरू परिवार पर तीखा हमला उनकी तरफ से किया जाता है। उसके बाद सीधे तौर पर अब इस पर सियासत जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये लोग खाते तो देश का है लेकिन गुण किसी और का गाते हैं। जायसवाल जी की गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसा गुरु है वैसा ये चेले हैं। नेहरू परिवार को जिस तरह से अमर्यादित बयान दे रहे हैं, नेहरू परिवार ने देश के लिए क्या किया है सभी को पता है। एक शहीद है वो, और शहीदों के लिए इस तरह से बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए रहा है। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं है। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार में अपराधियों के बेलगाम होने पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे। उन लोगों ने बिहारी कहना बदनाम होने की बात थी। अगर हम बिहारी कहते थे कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के तो लोग गलत निगाह से देखते थे। तो ये लालू यादव का परिवार ने बिहारी का अपमान किया है आज तक, और पूरे बिहार के अंदर जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस संस्कार को बिहार में पैदा किया है। तो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों की टीम रवाना हुई है। अलग अलग देशों में वहां के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रख रही हैं, और इसी कड़ी में जेडीयू के सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक टीम जापान पहुंची है, जो लगातार अलग अलग लोगों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष रखती नजर आ रही है। इसी कड़ी में संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जापान में जन सुरक्षा पर बनी रिसर्च कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हानशी से मुलाकात की, जिसमें जापान के पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। और चलिए अब आपको बताते हैं, जेडीयू सांसद संजय झा का प्रतिनिधि मंडल जापान के बाद अब और कहां जाने वाला है। चूंकि ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग राष्ट्रों में जाकर ये बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से उतारा गया जमीन पर। 14 मई को दक्षिण कोरिया ये टीम पहुंचेगी, 27 मई को सिंगापुर ये टीम जाएगी, और 28 मई तारीख दर तारीख ये भी जरा जानिए, जहां पर 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया का दौरा टीम की तरफ से किया जाएगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को ये टीम बेनकाब करेगी।
वहीं बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंचने वाले और दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाएंगे, जिसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की मौजूदगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपको नजर आएगी जब दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। विजय सिन्हा आज रात ही दिल्ली जाने वाले हैं और 25 मई को एनडीए कॉन्क्लेव में ये शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। साथ ही साथ उन राज्यों के डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी इस कॉन्क्लेव में आपको दिखेगी। दिल्ली के होटल अशोका में यह बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बैठक को किस किस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाए, किस तरह के मुद्दों पर चर्चा संभव है? हाँ बिल्कुल, देखिए 25 तारीख को यह बैठक है दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। एनडीए कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इस एनडीए कॉन्क्लेव में जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और यदि वहां उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी होंगे, अमित शाह भी होंगे और डबल इंजन की सरकार की जो बात कही जाती है, तो डबल इंजन किस तरीके से चल रहा है इसकी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और प्रधानमंत्री तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। जो राज्यों की डिमांड है उस पर भी चर्चा होगी और केंद्र से जो सरकार की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसमें भी चर्चा होगी। और देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कई डिमांड होती है राज्य सरकार की, कई योजनाओं को शुरू किया जाना होता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार की तरफ से जाएंगे वहां प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, तो वहां कई विषयों पे बात होगी। गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद बिहार के से भी सटे अंतर्राष्ट्रीय खुले बॉर्डर हैं, बगल में बांग्लादेश का बॉर्डर है थोड़ी दूर पर, तो कहा जा सकता है इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को दिल्ली में बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। स्कूल आवंटन को लेकर गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने ये गाइडलाइन जो है वो जारी किया है। 15 जून तक विद्यालय आवंटन की कार्रवाई को पूर्ण कर लिया जाना है, जिसमें लगभग 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर है और सभी डीईओ के लॉगिन में शिक्षकों की सूची को भेज दिया जाएगा और डीईओ के लॉगिन में शिक्षक का नाम और आईडी नहीं दिखने वाला है। शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत ही इसमें सिर्फ नजर आएंगे। सभी शिक्षक 23 जून से 30 जून तक नए स्कूलों में अपना योगदान देते हुए दिखेंगे और स्थानांतरण के बाद शिक्षकों को योगदान देना अनिवार्य कर दिया गया है। शेष जितने भी शिक्षकों का भी दूसरे चरण में ट्रांसफर होगा। न्यूज 18 ने सबसे पहले ट्रांसफर की जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई थी और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, यहां पर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई किसी का पक्ष न ले ले, इसका खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल विभा, देखिए ट्रांसपेरेंसी का पूरा ख्याल रखा गया और एसीएस सिद्धार्थ ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन में साफ ये कहा गया है कि 1,30,000 जो टीचर्स हैं, खासकर अंतर जिला ट्रांसफर हो या फिर सेम जिला ट्रांसफर हो, दोनों इसमें शामिल हैं, उनका तबादला किया जाएगा। यानी स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका है, लेकिन उनके पास जो एक तरह से सूची गई है, जो लॉगिन में जो डेटा दिखेगा उसमें टीचर्स का नाम नहीं होगा और विशेष जानकारियां नहीं रहेगी। सिर्फ उनके पास जो है कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत का एक तरह से ऑप्शन दिखेगा, नाम दिखेगा। तो कुल मिलाकर कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं और शिक्षकों के बीच ये जानकारी दी गई है कि किसी प्रकार का संदेह या झांसा में ना आए और इसके साथ साथ भ्रम में ना आवे। तो इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी किए गए हैं और ये डेडलाइन भी तय किए गए हैं कि 15 जून तक हर हाल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 23 से 30 जून जो गर्मी छुट्टी के बाद जो स्कूल खुलेगा उसके बाद उस दौरान टीचर ज्वाइन करेंगे और नए टीचर स्कूल में योगदान के बाद स्वतः
वो पुराने स्कूल से विरमित समझे जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बता दें हम राज्य भर के शिक्षकों को कि आज से ही जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो गई है। सॉफ्टवेयर में डेटा फीड कर दिया गया है, सभी डीईओ की लॉगिन आईडी पर जो है दिखने लगा है और आज से एक तरह से जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि ये दिखेगा तभी जब वो डायरेक्टर के लॉगिन पर आकर जब फाइनली सिग्नेचर हो जाएगा, यानी 15 जून से ये डेटा जो है पब्लिक डोमेन में आ सकता है और 1,30,000 फाइनली जो है डेटा को एक तरह से सबमिट कर दिया गया है। यानी 1,90,000 आवेदन में 1,30,000 टीचर जो है सबमिट कर दिए गए हैं और धीरे धीरे दूसरे फेज में भी कहा जा रहा है कि जो बचे हुए शिक्षक है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो बड़ी खबर है क्योंकि शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी जिला में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उससे काफी ज्यादा है। यानी नया विकल्प चुनते समय शिक्षक जो है अब फिर से इन जिलों का विकल्प चुनेंगे तब बिल्कुल, और इसी वजह से ये पारदर्शिता बनी रहे तो शिक्षा विभाग ने एक नए गाइडलाइन को जरूर जारी किया है जिस पर सबकी निगाहें भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मधुबनी से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक सप्ताह पहले होमगार्ड जवान का गायब 2 राइफल जो है वो खेत में फेंका हुआ मिला है। खुटौना थाना के राइफल थाने से देखिए इस वक्त ये राइफल की बरामदगी हुई है। बता दें कि खुटौना अंचल गार्ड के रूप में तैनात 2 जवानों के राइफल आवाज से गायब हो गए थे, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने राइफल की खोज के लिए विशेष टीम का गठन किया था। साथ ही दोनों जवानों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए पद से हटाने की कार्रवाई के लिए लिखा गया। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दोनों राइफल बधार में फेंके हुए हैं। पुलिस पहुंचकर राइफल वाले जगह की घेराबंदी कर जांच में फिलहाल जुट चुकी है और एफएसएल और टेक्निकल टीम को इसकी सूचना दी गई है। जांच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उन पे गिरफ्तारी कार्रवाई तो पुलिस करेगी, लेकिन ये जो दोनों होमगार्ड हैं इन दोनों ने बहुत लापरवाही बरती है। अपने सरकारी सामान की यानी कि राइफल की रक्षा ये लोग नहीं कर सके। खबर वैशाली से, जहां वैशाली पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। डायल 112 की टीम ने सदर अस्पताल के पास चाय दुकानदार की बर्बरता से पिटाई कर दी, जिसमें चाय दुकानदार बुरी तरह से जख्मी हुआ है। सबसे अहम बात यह कि पुलिस की सारी करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इतना ही नहीं, पीड़ित चाय दुकानदार ने यह आरोप तक लगाया कि पिटाई के बाद पुलिस वालों ने उसकी जेब में रखे हुए 5,000 रुपए भी निकाल लिए। पीड़ित दुकानदार ने कहा कि रात को डायल 112 की टीम यहां पहुंची, चाय दुकान हटाने को कहा गया, जिस पर उसने सवाल पूछा कि आखिर दुकान क्यों हटाया जाए, जिस पर डायल 112 की टीम में तैनात पुलिसकर्मी आग बबूला हो जाते हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देते हैं। इस मामले में एसपी ने कहा है कि जांच जारी है और अगर पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल सदर अस्पताल गेट के बगल में दुकान है चाय का, और 112 आए थे और बोले कि दुकान नहीं लगाना है कल से। हमको क्यों नहीं लगाना है? तो बोला कि तू रंगदार है रे, गाड़ी देने लगे, मारने के स्टार्ट कर दिए। उसके बाद ये भी धमका है कि बिहान से दुकान नजर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो मार के फेंक देंगे। वहीं पटना से बड़ी खबरें, जहां नियंत्रित बस ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल बताए जाते हैं। बस बिहार शरीफ से आ रही थी पटना, जिस दौरान यह हादसा हुआ। फतुहा थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित नारायणा मोड़ के पास की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। जिस तरीके से जोरदार ये टक्कर हुई, 6 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच और एनएमसीएच रेफर किया गया। वहीं खबर छपरा से, जहां बनियापुर थाना क्षेत्र के नदवा गांव में आम तोड़ने के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि युवक गांव के ही बागीचे में आम तोड़ रहा था और तभी बागीचे के मालिक ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद युवक को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। मारपीट की इस घटना में युवक का एक पैर टूट चुका है। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना फिलहाल इस युवक को रेफर किया है।
ये आम तुरंत में हो गया था, का भेल माने आप मारा मारी हुआ था। माने काहे ला भेल कोनो बात रहे ओने ये आमे का चौका था। आम के चक्कर में हाँ। माने क्या बोल रहे लोग वो बोल रहे थे कि क्यों तुर रहे हो, तो मैं बोला कि तुरबे करूँगा। खाली आम तोड़ने के लिए हाँ, आम और कुछ नहीं। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां शराब तस्करों का पुलिस पर हमला देखने को मिला है। हमले में कुचायकोट थाना अध्यक्ष जख्मी हो गए हैं, वहीं कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी बताए जाते हैं। गोपालपुर के तकिया गांव का यह मामला, और पीछा करने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष जख्मी हुए हैं, कुचायकोट के थाना अध्यक्ष और साथ ही साथ कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पर देखिए एक बार फिर से किस तरीके से पीछा करने के बाद पुलिस को ही निशाना बनाया गया शराब तस्करों की तरफ से, और पुलिस टीम पर हमला किया गया। गोपालगंज में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। ये वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के तकिया गांव में हुई है, और इस हमले में कुचायकोट के एसएचओ आलोक कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इस वक्त सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इस इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी करके कुचायकोट के रास्ते गोपालगंज में प्रवेश कर रहे थे, जिसकी सूचना कुचायकोट थाने की पुलिस को मिली, और कुचायकोट के एसएचओ आलोक कुमार पुलिस टीम के साथ शराब तस्करों का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए शराब तस्करों के इलाके में पुलिस पहुंच गई, जहां पर तकिया गांव में लोगों ने और शराब तस्करों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस घटना में कुचायकोट के थानाध्यक्ष के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, और इस घटना के बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने गंभीरता से लिया है और शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। जिस इलाके में पुलिस टीम पर हमला हुआ है, उस इलाके में इसके पहले भी उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस टीम पर हमला हो चुकी है। ऐसे में इस घटना के बाद से गोपालगंज पुलिस अलर्ट हो गई है, और कई थानों की पुलिस इस वक्त तकिया गांव में पहुंचकर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खबर सीवान से, जहां बस कंडक्टर को पुलिस के साथ अभद्रता करना महंगा पड़ गया। शहर के बीचों बीच सड़क पर पुलिस का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 1 सप्ताह पहले का बताया जाता है। पुलिस एक बस कंडक्टर को पकड़कर पुलिस गाड़ी में बिठा रही थी। ये वीडियो देवी मोड़ की बताई जा रही है, जो वायरल है, और वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 हालांकि पुष्टि नहीं करता। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस कंडक्टर बस को आगे पीछे कर रहा था, और उसी वक्त पुलिस की गाड़ी आ गई। बस के सामने ये गाड़ी रुकती है। सराय थाना अध्यक्ष ने कहा कि ड्राइवर को समझाने के बाद वो आगे बढ़ गए थे, लेकिन उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पटना में निकलने वाला कचरा अब जहां तहां लोगों को दुर्गंध नहीं देगा। जी हां, अब इस कचरे से बिजली और गैस का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन में विशेष काम जो है वो किया जाएगा, और पटना नगर निगम के द्वारा पीपी मोड़ पर ठोस कचरा प्रबंधन किया जाना है, जिसमें 514 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना से राज्य के 11 नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन होगा, और उस कचरे का प्रबंधन करके उससे 4 चीज बनाएंगे। उससे हम गैस भी बनाएंगे, उससे बिजली भी बनाएंगे, उससे खाद भी बनाएंगे, और इसके बाद जो कचरा बच जाएगा अपशिष्ट के रूप में, उससे हम लैंड फिलिंग का भी काम करेंगे। कहीं मिट्टी भरना है, कहीं डीप लैंड है, उसमें ले जा करके उसको भरने का काम करेंगे। और अब वो दिन दूर नहीं जब ग्रामीण क्षेत्रों से भी अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। जी हां, अपने बिहार का नाम ये खिलाड़ी रोशन करें। बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने ये कहा कि मनरेगा योजना के तहत सभी प्रखंडों में खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। बक्सर के नारायणपुर पंचायत में खेल मैदान का उद्घाटन डीएम ने किया। खेल मैदान के बनने से गाँव में रहने वाले तमाम छात्र और छात्राएं जो है बेहद खुश हैं। खेल मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बिल्कुल, देखिए हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि जो छात्र छात्राएं हैं, युवक युवतियां हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का महत्व अत्यधिक है। जी। अभी तक जब भी हम लोग फील्ड में जाते भी थे तो छात्र छात्राओं की एक प्रमुख मांग रहती थी कि आधारभूत संरचना जो खेलों से संबंधित है उसको विकसित किया जाए। और बहुत खुशी की बात है कि एक नारायणपुर पंचायत जो इटाड़ी प्रखंड में बक्सर जिले में अवस्थित है,
हम लोगों ने देखा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में ये पंचायत अवस्थित है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में मनरेगा योजना के माध्यम से इस खेल के मैदान को विकसित किया गया है। अपना प्रदर्शन करेंगे, बहुत फायदा है सर, यहाँ से हम लोग का सिलेक्शन भी हो सकता है जी। यहाँ पे हम लोग को ऐसे खेलना पड़ता था तो जाना पड़ता था बक्सर उधर सब, वहीं पे ग्राउंड था तो वहाँ का भी ग्राउंड बंद हो गया, तो ये बना है तो बहुत फायदा है अभी हम लोग के लिए। यहाँ कौन कौन से खेल का ग्राउंड बना है? यहाँ बास्केटबॉल का है, फिर वहाँ वो बैडमिंटन का है और फुटबॉल सबका है, वॉलीबॉल का है। अब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, बिहार का नाम रोशन निकल सकते हैं सर। जिले में मनरेगा योजना के तहत प्लेग्राउंड का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं बक्सर जिले के ग्रामीण स्तर पर इनका विकास होगा और ये खेल में बेहतर प्रदर्शन अब करेंगे। और ये जो होनहार जो छात्र हैं, ये होनहार लड़के हैं गांव के, और ये अब यहाँ पर प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे। और बास्केटबॉल का ये कोर्ट बन के तैयार है, बास्केटबॉल का खेलने का ये प्लेग्राउंड है और इसे मनरेगा के तहत बनाया गया है। और बता दें कि बक्सर जिले के जो लड़के हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अब इनकी प्रतिभा और निखर करके सामने आएगी। न्यूज़ 18 बक्सर। पटना समेत पूरे बिहार में अगले एक हफ्ते तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी और इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की तरफ से कई हिस्सों में अलर्ट जो जारी किया गया है, लोगों से इस बाबत सतर्क रहने की अपील भी की गई है। जब ठनका हो तो घर से बाहर न निकलें, खासकर जो किसान खेत में काम करते हैं। आने वाले एक हफ्ते में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। मौसम में पिछले एक हफ्ते से बदलाव देखे जा रहे हैं। आने वाले एक हफ्ते में मौसम का क्या हाल होगा, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। सर, फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बारिश भी हो रही है, अलर्ट भी जारी किया गया है। अगला एक हफ्ता कैसा रहेगा? जैसा कि पूर्वानुमान था कि जो वेट स्पेल है, बारिश की एक्टिविटी मतलब बढ़ने वाली थी और लास्ट 1 वीक से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बिहार के कुछ हिस्सों में वर्षा हो रही है और 1-2 जगहों पे हैवी रेन भी रिपोर्ट हुई है और एक्सट्रीम सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है, उसमें कुछ कैजुअलिटी भी रिपोर्ट है। और आगे पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 1 वीक तक पूरे बिहार में जो प्री मानसून का जो थंडर सोर्स है वो एक्टिव रहेगा। तो अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो कई क्षेत्रों में जारी किए गए हैं। आने वाले एक हफ्ते तक मौसम का यही हाल होगा, तेज हवा भी चलेगी, बारिश भी होगा और ठंडके के मद्देनज़र अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।